गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों हमारी ये तांडव सीरीज चल रही है जिसमें दोस्तों एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, जेई से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे ग्रुप डी 2022, टेक्नीशियन 2024, एएलपी 2024, जेई 2024 के जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी के पेपर आपके लिए कराए जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों जीके और जीएस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होते हैं। तो अभी तक जो स्टूडेंट हमारी इस तांडव सीरीज से नहीं जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे चैनल प्योर साइंस लैब को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों आप हमारे चैनल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। और आपको बता दोस्तों आज की हमारी 27 क्लास है, पीछे 26 क्लास हम आपके लिए करा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पेपर है, कल हमने एएलपी का एग्ज़ाम जो है CBT 1 जो हुआ था उसका पेपर हमने कराया था। तो आज हमारा पेपर है दोस्तों 24/12/2024 की तारीख में जो सेकंड शिफ्ट का आपका पेपर है। किसका दोस्तों? सेकंड शिफ्ट का। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आपका पेपर है। तो इसमें जितने क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है दोस्तों कंबाइंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सीरीज वाइज पूछे, जैसे पहले साइंस का पूछ लिया, ग्रुप डी का, सॉरी दोस्तों फिर मैथ का पूछ लिया, ऐसा नहीं होता है। रेलवे में कंबाइंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है साइंस का वो होता है क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जो सही कथन है वो आपको ढूंढना है इन तीनों में। जिसमें पहला है दोस्तों, हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे शरीर में विभिन्न एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। बिल्कुल सही है। तीसरा है किसी विशेष पदार्थ के विघटन के लिए विशिष्ट एंजाइमों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। तो तीनों ही सही है और नहीं, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि कोशिकाओं में कितने प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जालिका होती हैं। तो 2 प्रकार की होती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं दोस्तों? देखिए आपकी 2 प्रकार की होती हैं, फर्स्ट और यहाँ पर ये दोस्तों सेकंड। ठीक है, एक तो रफ ROUGH रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक होती है स्मूथ, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 प्रकार की होती हैं। जो स्मूथ जो होती है दोस्तों ये प्रोटीन का अवशोषण करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये एंजाइमों का। अब चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 2 कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। मुख्य अक्ष के बारे में पूछा गया है गोलीय दर्पण के रूप में। अगर आपके पास गोलीय दर्पण है तो उसके मुख्य अक्ष के बारे में क्या पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है कि सही विकल्प इनमें से छांटना है। तो सही तो आपको पता ही चल गया यहाँ पर, यह दर्पण पर उसके ध्रुव पर अभिलंब होता है। जो गोलीय दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है वो ध्रुव पर अभिलंब होता है। जैसे कि आपका कोई गोलीय दर्पण है तो यहाँ पर ये रहा, ये अभिलंब होता है, सॉरी ध्रुव होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर व कर्वेचर होता है, ये अनंत होता है। तो ये जो है ये अभिलंब के रूप में कार्य करता है। कहाँ पर दोस्तों? ध्रुव पर, यानी पोल। यहाँ पर ये जो मिलता है, जैसे ये ध्रुव है, सॉरी दोस्तों ये दर्पण है, यहाँ पर आकर तो यहाँ इस बिंदु पर जो ये मिला है तो ये हुआ इसका अभिलंब। तो ये तो ऑप्शन नंबर सही है, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका, 1 मिनट दोस्तों, ये रहा। तो ये तो सही है। बाकी अगला है, यह दर्पण के पृष्ठ के समांतर होता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। दर्पण के किनारे पर स्थित होता है। बिल्कुल गलत है। किनारे पर नहीं हो तो मध्यम होता है। और 45 बिल्कुल गलत दोस्तों, यदि तीनों ही गलत हैं। बाकी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, 1 मिनट दोस्तों, ये रहा कि निम्नलिखित में से क्या एक छड़ाकार संरचना है जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। तो कोशिका का विभाजन होगा, गुणसूत्रों का विभाजन होगा, जो कि एक क्षण चुंबक के छड़ के रूप में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, यानी गुणसूत्र। अगला प्रश्न है,
यहाँ आपसे पूछा गया था कि कोलाइड कणों को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग में ली जाती है। और ये प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। ग्रुप डी 2022 में से बहुत ज़्यादा ही बार पूछा गया था ये प्रश्न। कई जो शिफ्ट हैं उनमें रिपीट हुआ था। तो ये अपकेंद्रीकरण तकनीक जो है इसके द्वारा कोलाइड कणों को अलग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल केवल वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। गलत। वस्तु द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। गलत। यह वस्तु के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी दोनों पर निर्भर करता है। यह केवल द्रव्यमान पर। बिल्कुल गलत। यानी दोस्तों द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन आपको छांटना है। तो देखिए दोस्तों, थॉमसन ने 3 बातें आपके लिए बताई थी। बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन इनमें कथन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला है कि परमाणु धनावेश तरबूज के खाने वाले भाग लाल भाग के तरह बिखरा रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेश गोले में तरबूज के बीज के समान भांति धसे होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है परमाणु धनावेश गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। बिल्कुल सही है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पर ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान नहीं होते, वे परमाणु रूप से उदासीन नहीं होते। तो ये गलत है। बाकी तीनों कथन सही हैं। ये थॉमसन के मॉडल के हिसाब से आपको याद रखने हैं। आगे पूछे जा सकते, कोई एक कथन आपसे पूछा जा सकता है। तो तीनों ही, एक तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये तीनों ही अब कथन जो है आपको याद रखने हैं, जो कि थॉमसन के परमाणु मॉडल से रिलेटेड है। ठीक है। तो यहाँ पर गलत आंसर आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को घटाता है। वाष्पीकरण की दर को घटाता है। क्षेत्रफल, हवा में गति हुई तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। तापमान में वृद्धि तो वाष्पीकरण ज़्यादा। क्षेत्रफल में वृद्धि तो वाष्पीकरण ज़्यादा। लेकिन आर्द्रता में वृद्धि यानी नमी बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि चूना पत्थर की ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऊष्मीय वियोजन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। बाकी द्वि विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें दो तत्वों का विस्थापन हो। संयोजन, दो तत्व मिलकर एक तत्व बनाए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये जो है आपका वातावरण का तापमान बढ़ाती है। तो वियोजन के बारे में पूछा गया तो उसमें वियोजन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित कोशिकीय अंगों में कौन से विशेष रूप से पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। सूत्रकण का पाई जाती है, लवक पाए जाते हैं, गोल्जी उपकरण, रसदानी, कोशिकाभित्ति या लैन का है। तो देखिए दोस्तों, सूत्रकण का नहीं पाई जाती, लवक पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। बाकी आपका गोल्जी उपकरण नहीं पाया जाता, रसदानी पाई जाती है। बाकी कोशिकाभित्ति तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है पादपों में, सब बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है जंतु कोशिका में। तो बस यही 3 चीज़ें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि गैर जैव निम्नकरणीय पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। कथन के बारे में पूछा गया है, इनमें से कौन सा सही है जैव निम्नीकरण के बारे में। तो ये जैविक पदार्थ प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित नहीं होते। तो ये तो सही है। गैर जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय होती है तो विघटित हो जाती है। ये गैर जैव निम्नीकरणीय है तो विघटित नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही आंसर होगा। अगला है, ये पदार्थ वातावरण में अल्प अवधि के लिए बने रहते हैं। अल्प का मतलब है दोस्तों कम अवधि के लिए, तो ये तो बहुत लंबी अवधि के लिए बने रहते हैं। तो ये गलत है आपका। और सही आपसे पूछा, ये आपको याद रखना है। ये पदार्थ प्रतितंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुँचाते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये सड़ते गलते नहीं है। बहुत समय तक ये जो है वहीं पर उसी अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये हानि पहुंचाते हैं हमारी फसलों को, मनुष्यों को, पारिस्थितिक तंत्र को। तो ऑप्शन नंबर ए और सी आपका सही आंसर होगा। यानी सही आपसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग करने की सामान्य दोष है। यानी कठोर जल में साबुन का उपयोग करना
इनमें से कौन सा एक सामान्य दोष है? तो साबुन बहुत अधिक झाग बनाता है, ये तो गलत है। और कठोर जल होगा तो झाग बहुत कम बनेगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया के कारण साबुन के मैल का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। कठोर जल में साबुन अपना रंग खो देता है, ये तो गलत है। नहीं, सही तो ये भी है, ये तो सही है ही नहीं दोस्तों। ये रंग खो देता है, ये तो सही है, लेकिन सामान्य रूप से कौन सी क्रिया होती है, ये आपसे पूछा है। कठोर जल, साबुन कठोर जल बहुत जल्दी ही घुल जाता है, तो ये भी सही है, ये तो गलत है दोस्तों। अब बचे आपके पास ये दो, लेकिन सामान्य रूप से आपसे पूछा है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के साथ अभिक्रिया के कारण साबुन के मैल का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, जब m द्रव्यमान कोई वस्तु h ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिरती है तो वस्तु की गति ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होगी, ये आपसे पूछा है। तो गिरते समय 1/4 रास्ते पर, गिरने के प्रारंभ में यानी आरंभ या प्रारंभ, या फिर दोस्तों यह धरती से टकराने वाली हो उससे पहले, टकराने से पहले यानी, या गिरते समय आधे रास्ते पर। अधिकतम आपसे पूछा गतिज ऊर्जा कब होगी, तो टकराने से पहले, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा, डैश प्रजातियों के दीर्घकालिक उत्तरजीविता में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये होती है दोस्तों वेरिएशन यानी भिन्नता। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे द्रव का क्या कहते हैं, तो क्वथनांक कहते हैं। और गलनांक, द्रव का जमना, पिघलना, और क्वथनांक उबलना या गैसीय रूप में स्थानांतरित हो जाता है उबलने के बाद, ये भी आपको याद रखना है, जो कि वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इससे ऊपर अगर तापमान पहुंचाया जाए तो क्या है दोस्तों, वो जो वाटर है आपका गैस में परिवर्तित होता चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, लेंस की पूछी है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो बिल्कुल सही है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ये भी सही है। फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही कम होगी, ये भी सही है। फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही अधिक होगी, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, यानी गलत आपसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा, और यहाँ आपसे पूछा है, पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। निषेचन के बाद अंडाशय एक बीज के रूप में विकसित होता है, तो गलत है दोस्तों। पहले वहाँ विरूढ़ बनता है, फिर बीज बनता है परिपक्व होने के बाद, डायरेक्ट बीज के रूप में नहीं, तो ये गलत है। निषेचन के बाद युग्मज में बिना किसी विभाजन के भ्रूण का निर्माण होता है, गलत है दोस्तों, ये भी गलत है आपका। और अगला है, निषेचन के बाद बीजांड फल के रूप में विकसित होता है, तो अंडाशय होता है, बीजांड नहीं होता। फल बनने के बाद बीजांड बनता है, यानी फल के अंदर ही बीज बनता है। अगला है, उपरोक्त वर्तिकाग्र पर पराग कण से पराग नलिकाएं निकलती हैं और वर्तिकाग्र से होकर अंडाशय तक पहुंचती हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, मान लीजिए अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं, तो सभी परावर्तित किरणें कहाँ प्रतिच्छेद होंगी, तो मुख्य फोकस पर, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है, जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे यहाँ पर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है अनंत। और मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु है यहाँ अनंत पर, तो सबसे पहले ये समांतर है, तो अब जो परावर्तित, जैसे ये तो आपतित किरण हुई यानी आना, यानी यहाँ तक आना, ये आपतित हुई, परावर्तित यहाँ से लौट कर जाना, तो फोकस से होकर निकलेगी। और एक किरण आपकी मान लीजिए सीधी फोकस से होकर निकली, तो ये कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी। देखिए यहाँ पर गैप जो कम है, ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो कहीं ना कहीं बहुत दूर जाकर ये मिलेंगी, ठीक है। तो प्रतिबिंब भी आपका छोटा बनेगा, सूक्ष्म, तो मुख्य फोकस पर हमेशा जो है मिलती हैं समांतर किरणें, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
यहाँ आपसे पूछा गया है कि शरीर के उस भाग की पहचान कीजिए जिसमें अनिश्चित पेशियां नहीं होती। तो ये होता है दोस्तों बाइसेप्स, यानी द्विशिर पेशी, या इसमें ऐच्छिक क्रिया होती हैं, जबकि हृदय, फेफड़े, आमाशय में अनैच्छिक क्रिया होती है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब है जो हमारे नियंत्रण में ना हो। तो हार्ट को हम नियंत्रण थोड़ी कर सकते हैं, धड़कन को रोक थोड़ी सकते हैं, सांस को भी नहीं रोक सकते। आमाशय, मान लिया हमने कुछ खा लिया तो ऐसा थोड़ी है हमने खाने के बाद हमने अपने आमाशय को रोक लिया कि वह किसी का भी पाचन ना करे जो हमने खाया है। बिल्कुल, लेकिन बाइसेप्स का होता है, इसमें इससे हम रोक सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, हाथ करूँ या ना करूँ ये आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलॉइड विलयन का ये गुण नहीं है। तो कोलॉइड का आकार इतना बड़ा होता है कि इससे गुजरने वाले प्रकाश की किरणें फैला देते हैं, किरणों को फैला देते हैं और उसके मार्ग का दृश्य बनाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, आपने कहीं मकान में देखा होगा, रोशनदान से जब रोशनी आती है तो एक पथ सा बन जाता है, रास्ता सा। तो ये सही है। कोलॉइड विलयन के अवयव केवल परिक्षेपण माध्यम है। तो ये भी सही है। कोलॉइड विलयन एक विषमांगी मिश्रण है। ये भी सही है। कोलॉइड के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि सक्रियता श्रेणी में कौन सा युग्म सबसे अधिक और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु युग्मों को दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा है सबसे अधिक और सबसे कम। तो आपको पता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम, फिर सोडियम होता है। अगर दोनों की बात की जाए, कभी भी सोडियम और पोटेशियम आ जाए तो आपको पोटेशियम सेलेक्ट करना है पहले। अगर पोटेशियम नहीं दिया हो तो सोडियम। अब यहाँ पर पूछा है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक तो पोटेशियम होता है। पहले अधिक, तो पहले हम अधिक वाले को करेंगे। सबसे कम, तो सबसे कम वाले को करेंगे, और को बीच में रखेंगे। तो पोटेशियम और सोना, यानी पोटेशियम सबसे अधिक और सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान मुख्य रूप से किसकी संख्या से निर्धारित होता है। तो ये होता है दोस्तों न्यूक्लियॉन्स जो होता है, उसमें जो प्रोटॉन की संख्या जो होती है उसके द्वारा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो मिलकर न्यूक्लियॉन्स बनते हैं। तो उनकी जो टोटल जो द्रव्यमान होता है वही 200 परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा, किसी लेंस की शक्ति और फोकस की लंबाई के बीच के संबंध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन या विकल्प सही है। शक्ति फोकस लंबाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो गलत है। शक्ति फोकस की लंबाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, बिल्कुल गलत। शक्ति फोकस की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, बिल्कुल गलत। शक्ति फोकस की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये सही है, ना कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती है, केवल लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है दोस्तों उल्टा, यानी जैसे पावर और फोकस लंबाई, यहाँ पर मान लीजिए 1/, फोकस लंबाई ये जैसे इस प्रकार से होता है, ठीक है, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित डैश के समानुपाती होती है। तो बल के। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थानीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। तो संवहनी ऊतक। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, आपसे ये रहा दोस्तों, कि पुनर्जन्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पुनर्जन्म प्रजनन के समान नहीं है, तो ये तो सही है और सही आपसे पूछा है। बाकी सारे के सारे आपके गलत हैं, जैसे कि सभी जीवों में पुनर्जन्म और प्रजनन दोनों अलग अलग नामों का ही एक प्रक्रिया, तो ये गलत है। पुनर्जनन एक बिल्कुल नए जीव को जन्म देता है, बिल्कुल गलत। और पृथ्वी पर किसी भी जीव में पुनर्जन्म की क्षमता नहीं है, तो ये भी गलत।
तो सही आपसे पूछा है, तो पुनर्जन्म प्रजनन के समान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस परिघटना में ठोस अवस्था द्रवावस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? तो ये होता है दोस्तों सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, कि निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा बड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण में जो है मदद करता है? तो ये होता है दोस्तों प्लास्टिड, यानी लवक। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, कि निम्नलिखित कथनों में से पादपों में परिवहन से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। तो फ्लोएम मिट्टी से खनिज और जल अवशोषण में मदद करता है, तो जल में तो नहीं करता, खनिज में करता है, तो ये गलत है। जाइलम और फ्लोएम 2 होते हैं। सॉरी दोस्तों, फ्लोएम के बारे में की जा रही हैं बातें, तो ये ना तो जल का अवशोषण करता है मिट्टी से, ना ही खनिज का, तो ये गलत है। अगला है, मूल रोम पानी और खनिज अवशोषण के लिए जड़ के सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं, तो ये तो सही है। अगला है कि पादपों में विशेष संवहनी ऊतक मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं, ये भी सही है। अगला है, जड़ें और पत्तियां जाइलम चैनलों के एक सतत नेटवर्क से जुड़ी होती हैं, ये भी सही है। तो गलत आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है हमारा, बाकी तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा, कि अयस्क खदान में पाई जाने वाली अशुद्धियों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रश्न दोस्तों पहले भी पूछा जा चुका है, और वो आपका शायद पेपर था जेई का पेपर था शायद, वहाँ आपसे पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो जो अशुद्धियाँ खदानों में पाई जाती हैं उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, गैंग, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर विचार करते हुए सही कथन, जो कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया, यानी गलत कथन की आपको पहचान करनी है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आधार पर। तो इसमें पहला है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह दिशा मानी जाती है जिस दिशा में चुंबकीय दिशा सूचक सुई उत्तरी ध्रुव संकेत करता है, तो ये तो सही है। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष प्रबलता विद्यमान रहता है और इसे क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये तो सही है, ये भी सही है आपका। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, ये भी सही है, एक प्रकार का लूप बनाती हैं ये, जैसे कि आपका ये एन, ये आपका एस हुआ, जैसे इधर से इस प्रकार से निकलती है, फिर ये इस प्रकार से चलती हैं, फिर इस प्रकार से, तो ये एक घेरा सा बना लेती हैं जिसे हम लूप कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखा समांतर और समदूरस्थ होती हैं तो वे शून्य क्षेत्र प्रबलता दर्शाती हैं, तो ये तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। समांतर होंगी तो बहुत ज़्यादा जो है प्रबलता पाई जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत आंसर होगा, और यही आपसे पूछा है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा, कि पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता है? तो जड़ लेता है, तना लेता है, पत्तियां भी लेती हैं, लेकिन फूल नहीं लेता, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन अणु के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनाती है? CO, इसे कहते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसकी क्रिया जब हाइड्रोजन से कराई जाए तो कौन सा यौगिक बनता है? तो ये बनता है दोस्तों CH3OH आयनिक रूप में, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा, कि गति के प्रथम नियम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपके लिए बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप किसी बस में बैठे हैं,
और मान लीजिए अचानक से ब्रेक लगा दी जाए, तो आप थोड़ा सा क्या करते हैं, आपने कभी देखा होगा, सफ़र किया होगा बस में, तो आप क्या है दोस्तों, जैसे ही एकदम अचानक से ब्रेक लगती है तो आप आगे की तरफ जाते हो, एकदम झटका सा लगता है। तो क्यों लगता है दोस्तों? वो जड़त्व के कारण। क्योंकि दोस्तों आपका जो भार है आपके शरीर का, वो जो आपका बस का वेग है, वो तो आपको आगे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जड़त्व के कारण आपको जो है जो जड़त्व बल जो होता है, जड़त्व का नियम जो होता है, वह कहता है कि आपको वही एक ही जगह स्थिर रखने का कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों, जैसे ही अचानक ब्रेक लगती है तो आप आगे की ओर एकदम झटके से जाते हो। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा, यानी गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। और ये सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपके लिए बताया है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग हैं? कौन से पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग हैं? तो शुक्रवाहक, वृषणकोश। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, और ये लास्ट प्रश्न है आपका, कि 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड की स्थापना डैश के लिए की गई थी। ये ट्राइफेड की स्थापना कब की गई है, तो आपको याद रखना है 1987 में। और किससे रिलेटेड है ये? जनजातीय कार्य मंत्रालय से। और क्यों की गई इसकी स्थापना? कि जनजातीय उत्पादों के विपणन की सुविधा प्रदान करने और जनजातीय लोगों को सशक्त बनाने के लिए इसकी जो है स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है, और आज का आपका हमारा पेपर था दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेकंड शिफ्ट का 12/2024 का सेकंड शिफ्ट। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।